नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ ही आज जिस पहली खबर का जिक्र जनमत में होने वाला है वो ये बता रहा है कि भारत की ताकत, भारत की शक्ति, भारत किस तरह से शक्ति संतुलन का केंद्र बनता जा रहा है और भारत की ये नई पहचान एक बार फिर से भारत को विश्व गुरु की राह पर निकाल चुकी है। दरअसल एससीओ समिट जो समाप्त हो चुका है, लेकिन इस समिट के दौरान जो तस्वीरें आई आज उसका हम विश्लेषण करने वाले हैं। जो खबरें आई आज उसका हम विश्लेषण करने वाले हैं, क्योंकि एससीओ से निकली हुई तस्वीर दुनिया में एक बड़ा संदेश दे रही है। ये समिट एससीओ 2025 ये कोई सतही समिट नहीं था, ये ग्लोबल रणभूमि की नई बिसात कहा जा रहा है। एससीओ 2025 जो हुआ चीन के तियानजिन में, वहीं जहां ट्रंप ने भारत पर 50% तक का टैरिफ बरसा दिया, लेकिन हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी ताकत दिखाई, पुतिन से हाथ मिलाया, शी जिनपिंग से सहयोग की बात की और एक राजनीतिक विस्फोट इस समिट से सामने आया, जहां अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट नीति और भारत चीन रूस की स्ट्रैटेजिक टुगेदरनेस का मुकाबला सबने देखा। अब ऐसे में ये सवाल उठने लगा कि क्या ये जो तस्वीर सामने आई है वो क्या एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर आ रही है, एक ऐसा ग्लोबल साउथ लेड ऑर्डर जो अमेरिका के बादशाही ढांचे को हिलाकर रख चुका है, जिसकी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनकी पेशानी पर बल आ गया है, क्योंकि शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन केवल एक औपचारिक बैठक नहीं रही, ये मंच वैश्विक राजनीति के पुराने समीकरणों को हिलाकर रखने वाला साबित हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एक मंच पर आने के बाद यह साफ हो चुका है कि बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड अलाइनमेंट में अमेरिका की अकेले सुपर पावर वाली छवि अब सिर्फ और सिर्फ एक कहानी बन चुकी है। यह इतिहास होने वाला है, क्योंकि अब तो जो वर्तमान है और वर्तमान से गढ़ा जाने वाला भविष्य एक नए इतिहास को जन्म देगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की जो मुलाकात हुई वो सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं थी। दोनों नेताओं का एक ही कार में बैठकर मीटिंग स्थल तक पहुंचना, मंच पर खुली हंसी मजाक के साथ संवाद करना, यह दुनिया को स्पष्ट संदेश दे रहा था कि भारत रूस संबंध अब सिर्फ सामरिक नहीं है बल्कि गहरे भरोसे पर आधारित है। यह दोस्ती अमेरिका के सामने एक चुनौती बनी। याद कीजिए अलास्का की वो तस्वीरें जब पुतिन और ट्रंप की बैठक हुई थी, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति पुतिन के सामने झिझकते हुए नजर आए थे, जहां पर सबने देखा था कि B-2 बॉम्बर से जब सम्मान दिया गया तो ये कहा गया कि अमेरिका दरअसल पुतिन को डराना चाहते हैं। बहुत तरीके से विश्लेषण हुआ था उन तस्वीरों का, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने उस वक्त पुतिन ने पूरी लाइमलाइट ले ली थी। और अब आज की तारीख की बात करते हैं, जब तिनजियान में खास तौर पर पुतिन ने मोदी से जब मुलाकात की तो तस्वीरें देखिए कि न केवल समानता यहां पर दिखाई दी बल्कि गर्मजोशी और आत्मीयता भी नजर आई। यही वो बदलाव है जो वैश्विक शक्ति संतुलन को हिला रहा है, जो ये कह रहा है कि ये वैश्विक शक्ति संतुलन की जो धुरी है वो भारत की तरफ घूम चुकी है। अमेरिका अपनी बेचैनी छिपा नहीं पा रहा है। भारत में अमेरिकी दूतावास और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एससीओ के मंच से जुड़े संदेशों को कमजोर करने के प्रयास में एक ट्वीट भी किया और बयान भी जारी किया। उन्होंने भारत अमेरिका साझेदारी को 21वीं सदी का निर्णायक रिश्ता बताने की कोशिश की,
लेकिन एससीओ की तियानजिन तस्वीरों और मोदी पुतिन जिनपिंग के व्यवहार ने साफ कर दिया कि अमेरिका का दबाव भारतीय रणनीति पर कोई असर नहीं डाल पा रहा है। यह वही समय है जब अमेरिका को अपनी पुरानी शक्ति की वास्तविकता का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ रूस ही नहीं, चीन भी तियानजिन में अपनी चौधराहट का विरोध कर रहा था और शीत युद्ध की मानसिकता पर सवाल उठा रहा था। वहीं भारत ने भी वैश्विक दक्षिण की आवाज को पुरानी ढांचागत सीमाओं में कैद करने की कोशिश के खिलाफ खुलकर अपनी बात रखी, क्योंकि भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ चला है। यह तिकड़ी भारत, रूस और चीन अमेरिका के दशकों पुराने प्रभुत्व को चुनौती देती हुई नजर आ रही है। एससीओ के मंच ने स्पष्ट कर दिया कि विश्व बहुध्रुवीय युग में प्रवेश कर चुका है, मल्टीपोलर वर्ल्ड में विश्व जा चुका है और भारत इसमें निर्णायक भूमिका निभा रहा है। लेकिन इससे अलग अमेरिका के कुछ तत्व खुले तौर पर विरोध और गलतफहमी फैलाने में जुटे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने तो भारत पर रूस से तेल खरीदकर मुनाफा कमाने का आरोप लगा दिया और यह कह दिया कि भारत दरअसल इस युद्ध का जिम्मेदार है, जो कि पूर्णतः गलत और अपमानजनक है। नवारो यही नहीं रुके जब भारत ने उनके इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए वो प्रमाण सामने रख दिए कि भारत में किस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री ने लगातार हर मंच पर रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने की पहल की, संवाद से समाधान की बात कही। पुतिन के सामने ब्रिक्स सम्मेलन में भी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भारत बुद्ध की धरती है, युद्ध की नहीं, ये युग युद्ध का नहीं है, शांति से, संवाद से समाधान निकले। जब हमने ये प्रमाण सामने रख दिए तो देखिए अब क्या किया नवारो ने अब हमारे देश में हिंदुओं को बांटने वाली राजनीति कर दी। नवारो ने विशेष रूप से ब्राह्मण समुदाय का नाम लेकर भारत की सामाजिक संरचना की पूरी अनदेखी की। ये न केवल अज्ञानता का परिचायक है, बल्कि भारत में जातिगत तनाव पैदा करने की अमेरिका की नई साजिश भी है। नवारो के आरोप कि रूसी तेल से केवल ब्राह्मण लाभान्वित हो रहे हैं, यह पूरी तरह से भ्रामक है और तथ्यहीन है। भारत में ऊर्जा और तेल रिफाइनिंग का नियंत्रण मुख्यतः वैश्विक समुदाय के हाथ में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, नायरा एनर्जी जैसी कंपनियां और सार्वजनिक उपक्रम जैसे ओएनजीसी और आईओसी ही रूसी तेल का आयात और रिफाइनिंग कर रही है, जिसका लाभ सीधे देश और नागरिकों को मिलता है, न कि किसी विशेष जाति को। तो यह स्पष्ट करता है कि नवारो और उनके जैसे लोग भारत की सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं को समझे बिना ही बेफिजूल की बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि वो भारत के बढ़ते कद से परेशान हैं, वो मोदी के बढ़ते कद से परेशान हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन की बात हो रही है तो एससीओ शिखर सम्मेलन ने न केवल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाया, बल्कि आतंकवाद को पोषित करने वाले पाकिस्तान को भी उसकी असली औकात बता दी। एससीओ शिखर सम्मेलन ने पाकिस्तान के लिए भी शर्मनाक संदेश दिया। भारत में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए सदस्य देशों ने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद पर किसी भी तरह के दोहरे मानक स्वीकार नहीं हो सकते। यानी एक सुर में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई, और वो भी उस मंच पर जहां पर पाकिस्तान की उपस्थिति थी, जहां शहबाज शरीफ के नेतृत्व में बैठा था पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हुए शहबाज शरीफ की उपस्थिति। साफ संदेश मिल गया कि आतंकवाद को छुपाने का कोई तरीका बचा नहीं है। यह वही मंच था जहां प्रधानमंत्री मोदी ने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर जैसी वैश्विक पहल को भी पेश किया, जिसे पूरी दुनिया ने सराहा। जैसा हमने पहले भी कहा कि हम उस संस्कृति और संस्कार से बने हुए हैं जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना सजी हुई है, जिसमें समाहित है, और इसीलिए भारत की तरफ से एक परिवार,
एक भविष्य की बात की गई। मोदी पुतिन की मित्रता की अगर बात करें, उधर चीन की सक्रिय भागीदारी की बात करें, पाकिस्तान की अलग थलग स्थिति की बात करें, तो ये सब कुछ अगर परिस्थिति को संपूर्णता के साथ देखा जाए तो अब एशिया की राजनीतिक दिशा केवल दिल्ली और मॉस्को से तय होगी, ना कि वॉशिंगटन से। यह एससीओ की तस्वीर है जिसने न केवल एशिया में बल्कि अमेरिका में भी बेचैनी पैदा कर दी है। ट्रंप प्रशासन की नीतियों ने वैश्विक पावर बैलेंस में भारी बदलाव लाने का काम किया। भारत पर 50% टैरिफ और रूस से तेल खरीदने के खिलाफ अतिरिक्त शुल्क ने केवल अमेरिकी हितों को बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन इससे भारत और चीन के बीच संबंध और ज्यादा मजबूत हो गए। चीन ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने का संदेश दिया, जबकि अमेरिका की नीतियों ने उसे केवल अलग थलग कर दिया। इस बदलाव ने दिखा दिया कि अब अमेरिका अकेला वैश्विक खिलाड़ी नहीं रह गया है। भारत चीन संबंधों की मजबूती एससीओ समिट के बाद और ज्यादा स्पष्ट हो चुकी है। दोनों देश आर्थिक और रणनीतिक मोर्चों पर भरोसा जताने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तैयार हैं। यह भरोसा बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था और वैश्विक स्थिरता के लिए जरूरी है, आवश्यक है, और यही वजह रही कि जब तस्वीरें सामने आई तो अमेरिका की परेशानी वहां की मीडिया में स्पष्ट रूप से नजर आने लगी। अमेरिका के टैरिफ और व्यापारिक दबाव ने भारत को और ज्यादा मजबूत किया है। और वैसे भी अगर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही एक मंच से कहा था कि तुम जितना दबाव डालोगे भारत के अंदर झेलने की ताकत उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसी सोच के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। भारत को मजबूर किया गया कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा न कर सके, लेकिन अमेरिका के टैरिफ और व्यापारिक दबाव ने भारत को स्पष्ट रूप से ताकत दी कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हुए नए वैश्विक गठबंधनों की ओर आगे बढ़े। एससीओ और इसमें भी आरआईसी यानी रूस, इंडिया, चाइना और ब्रिक्स जैसे मंच अब भारत को वैश्विक निर्णयों में मजबूत स्थिति प्रदान कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन की ये बेवकूफी कि वो भारत पर दबाव डालकर उसे अलग थलग करना चाहता है, अलग थलग कर देगा, ये तमाम जो प्रयास किए गए अमेरिका की तरफ से वो सभी असफल साबित हुए। भारत ने साफ कर दिया कि उसके नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए रूस से तेल खरीदना उसकी संप्रभुता का हिस्सा है। भारत अपनी शर्तों पर आगे बढ़ेगा, ये वैश्विक स्थिरता के लिए जरूरी भी है। एससीओ में मोदी की उपस्थिति ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत अब केवल सुनने वाला नहीं बल्कि वैश्विक समीकरण तय करने वाला निर्णायक खिलाड़ी भी बन चुका है। अमेरिका में नवारो जैसे सलाहकार भले ही तर्कहीन बयानबाजी कर रहे हों, लेकिन बड़े तबके को इस बात का अंदेशा है कि भारत का रुख अब पूर्व की ओर झुक रहा है और यह अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीरें लेकर आ रहा है। तो जनमत में आज हम बात कर रहे हैं कि एससीओ समिट में किस तरीके से भारत की धमक दिखाई दी और इस एससीओ समिट ने इस बार भारत कि उस ताकत को दुनिया के सामने रखा जहां पर ट्रंप की दबाव भी, जो टैरिफ दबाव है वो भी काम नहीं आ रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे आतंकिस्तान को सीधा संदेश भी मिल रहा है। रूस के साथ बढ़ती नजदीकियां, वो तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, लेकिन बात अगर चीन और भारत के बीच की भी की जाए तो बढ़ती साझेदारी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि चीन भी ये जानता है कि दक्षिण एशिया में अगर आगे बढ़ना है तो भारत को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी। यही वजह है कि चीन और भारत के बीच बढ़ती साझेदारी, एससीओ में रूस की भागीदारी और पाकिस्तान की अलग थलग स्थिति साफ संकेत है कि एक तो अमेरिका का दबदबा अब एशिया में कम होता जा रहा है, दूसरा चीन को भी ये पता है कि भारत के बिना दक्षिण एशिया में दबदबा कायम रखना अधूरा माना जाएगा। आप खुद ही सोचिए कि जिस मंच पर पाकिस्तान जो आतंकियों को पालने पोसने वाला पोषक हो, जिस मंच पर वो आतंकिस्तान का आका यानी शहबाज शरीफ की उपस्थिति हो,
उस मंच पर चीन जो पाकिस्तान के साथ खूब गलभैयां करते हुए नजर आए। पहलगाम हमले में भी जब भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब दिया, उस वक्त भी तस्वीरें आई थी कि चीन द्वारा निर्मित हथियारों का इस्तेमाल किया था पाकिस्तान ने, लेकिन वो हथियार फुस हुए थे भारत की स्वदेशी हथियारों के आगे, भारत की ब्रह्मोस के आगे। अब इस मंच पर जहां पाकिस्तान की उपस्थिति हो, वहां पर चीन का भारत के सुर में सुर मिलाना कि पहलगाम आतंकी हमला गलत था, इसकी निंदा करना, आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, यह स्वीकार करना अपने आप में बताता है कि चीन भी यह समझ चुका है कि दक्षिण एशिया में भारत को नजरअंदाज करना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने सरीखे हो जाएगा। और यही वजह है कि चीन भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना जा रहा है। एससीओ शिखर सम्मेलन ने वैश्विक शक्तियों को यह संदेश दिया है कि अमेरिका अकेला वर्चस्व कायम नहीं रख सकता, बहुपक्षीय दुनिया का उदय हो चुका है। भारत अपने लोकतांत्रिक मूल्यों, रणनीतिक सोच और बहुमुखी कूटनीति के साथ इस नए विश्व आदेश में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। मोदी, पुतिन, जिनपिंग की तिकड़ी ने एससीओ के मंच पर यह साफ कर दिया कि एशिया में शक्ति का नया केंद्र दिल्ली, मॉस्को और बीजिंग में है। पाकिस्तान के लिए यह सबक गंभीर है। जैसा हमने आपको पहले भी कहा, आतंकवाद और हिंसा के सहारे अपनी नीतियों को चलाने वाले देश अब वैश्विक मंच पर अलग थलग होते हुए नजर आ रहे हैं। भारत की बढ़ती शक्ति, एससीओ में उसकी भूमिका, पाकिस्तान को और अमेरिका को यह भी संदेश है कि अब खेल के नियम भी बदल चुके हैं। अमेरिका की नीतियों और ट्रंप के टैरिफ ने न केवल भारत चीन और भारत रूस के रिश्ते को नया आकार दे दिया है, बल्कि वैश्विक पावर बैलेंस में बहुपक्षीय दुनिया के आगमन की शुरुआत भी करती है। अब अमेरिका को यह स्वीकार करना होगा कि एशिया और वैश्विक राजनीति अब सिर्फ उसकी चालों पर नहीं चलती। भारत, चीन और रूस के सहयोग से बनता नया विश्व क्रम अमेरिका को मजबूर करेगा कि वो पुराने आधिपत्य से हटकर बहुपक्षीय सहयोग की नीति अपनाए। एससीओ शिखर सम्मेलन ने यह भी प्रमाणित कर दिया है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक निर्णायक शक्ति बन चुका है। मोदी की कूटनीति, पुतिन की रणनीति और जिनपिंग की भागीदारी, इन तीनों ने मिलकर अमेरिका को यह संदेश दिया है कि अब विश्व बहुध्रुवीय है, मल्टीपोलर है और शक्ति भारत और एशिया के देशों के हाथों में है। अलास्का में भीगी बिल्ली बने ट्रंप और तियानजिन में मोदी को गले लगाते पुतिन, यह फर्क ही अमेरिका की वास्तविक औकात दिखाने के लिए पर्याप्त है। संदेश स्पष्ट है, भारत अब केवल सुनने वाला नहीं है, बल्कि निर्णायक खिलाड़ी है। अमेरिका चाहे जितना दबाव डाले, चाहे ट्विटर पर बयान जारी करे या जमकर टैरिफ लगाए, लेकिन एससीओ और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति अडिग है। यह बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था का उदय है और भारत इसमें निर्णायक भूमिका निभा रहा है। एशिया का नया पावर सेंटर दिल्ली, मॉस्को, बीजिंग में ही है। एससीओ तियानजिन शिखर सम्मेलन ने दुनिया को दिखा दिया है कि वैश्विक शक्ति का केंद्र बदल रहा है। अमेरिका की पुरानी नीतियां अब काम नहीं आने वाली। भारत ने अपनी संप्रभुता और रणनीतिक समझ से एससीओ मंच पर निर्णायक भूमिका निभा दी है। मोदी, पुतिन, जिनपिंग की तिकड़ी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब एशिया और विश्व की राजनीति केवल अमेरिका के हाथों में नहीं होगी। भारत अब न केवल शांति और स्थिरता का रक्षक है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का निर्णायक खिलाड़ी भी बन चुका है। बहुत सारी तस्वीरें एससीओ समिट के दौरान हमने देखी। अब एससीओ समिट की बात हो रही है, तो एससीओ समिट एक तरफ दुनिया को बहुत बड़े बड़े संदेश देकर गया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एससीओ समिट पे हो रही पॉलिटिक्स की बात करें, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें, तो यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल अलग है। जहां एक तरफ चीन के तियानजिन शहर में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन यानी शिखर सम्मेलन ने वैश्विक राजनीति की नई तस्वीर सामने रखी, वहीं दूसरी तरफ भारत की विपक्षी राजनीति फिर से सवालों और बौखलाहट में उलझती हुई नजर आई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंच से साफ संदेश दिया,
ब्रिक्स को और मजबूत बनाया जाएगा और पश्चिम देशों के भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों का मिलकर सामना किया जाएगा। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि उस नई विश्व व्यवस्था की झलक थी जिसमें अमेरिका और उसके सहयोगियों का दबदबा लगातार कमजोर होता दिख रहा है। लेकिन दिल्ली में तस्वीर बिल्कुल उलट दिखी। यहां पर हमेशा की तरह विपक्ष राजनीति करता हुआ नजर आया। मोदी विरोध में किस तरीके से अब देश की नीतियों का विरोध हो रहा है, उसकी तस्वीरें सामने आई। आप सांसद संजय सिंह ने सवाल उठाया कि चीन ने विश्वासघात किया तो मोदी वहां क्यों गए। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने व्यंग करते हुए कहा कि मेरे प्यारे दोस्त ट्रंप के बाद अब मेरे प्यारे दोस्त शी जिनपिंग यानी विपक्ष एक बार फिर वही कर रहा है जो उसने हर मौके पर करने की कोशिश की। सवाल पर सवाल। जब भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी तब विपक्ष ने सबूत मांगे। जब गलवान घाटी में हमारे जवानों ने बहादुरी दिखाई तब भी विपक्ष ने सवाल उठाए और जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने निर्णायक कार्रवाई की तब भी विपक्ष नकारात्मक बयान देने से बाज नहीं आया। और अब जब एससीओ जैसे वैश्विक मंच पर भारत की कूटनीति ने दुनिया को प्रभावित किया तब भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। मोदी वहां क्यों गए? यहां असली सवाल विपक्ष से यह है कि क्या विपक्ष की राजनीति केवल मोदी को घेरने तक सीमित हो गई है? एससीओ शिखर सम्मेलन भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। रूस, चीन, भारत और मध्य एशिया के देश जब एक साथ मंच पर खड़े होते हैं और अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देते हैं तो ये सीधे सीधे भारत की वैश्विक शक्ति को मजबूत करता है। लेकिन विपक्ष की राजनीति इस जीत को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। विपक्ष कभी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाता है, कभी एयर स्ट्राइक पर, कभी ट्रंप के बयान पर और अब एससीओ शिखर सम्मेलन पर। असलियत यह है कि विपक्ष की राजनीति केवल नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी में सिमट चुकी है। एससीओ शिखर सम्मेलन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। पुतिन, शी और मोदी तीनों एक मंच पर थे। इस मंच से संदेश दिया गया था कि 21वीं सदी का शक्ति संतुलन एशिया तय करेगा। ये विरोधाभास साफ दिखता है कि जहां प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और निर्णायक है, वहीं विपक्ष केवल आलोचना और व्यंग में उलझा है। विपक्ष को यह समझना चाहिए कि उनकी राजनीति सिर्फ मोदी को घेरने तक सीमित नहीं रह सकती। जब भारत का सम्मान बढ़ रहा है तब विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो इस ताकत को स्वीकार करे और देश को और ज्यादा मजबूत बनाए। बयान सुनिए। देखिए, मुझे लगता है कि जो घटित हुआ है भारत के साथ, हम उस सच्चाई के ऊपर बात करें। घटित यह हुआ है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से हथियार, मिसाइल, ड्रोन्स, सारा कुछ सपोर्ट अगर कहीं से मिला है तो चीन से मिला है, अजरबैजान से मिला है, टर्की से मिला है। और भारत की सरकार ने और सेना के अधिकारियों ने इस बात को माना है कि इस बार हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, पाकिस्तान और चीन दोनों से लड़ रहे थे। तो ये तो अब सार्वजनिक सत्य है, इसमें कहीं कुछ छिपाया नहीं जा सकता। आप उस चीन के साथ अपने रिश्ते बहुत सोच समझ के, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब माय डियर फ्रेंड शी जिनपिंग हो गए इनके। अब हाथी पे चढ़ के मोदी जी थोड़े दिन घूमेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। पहले ही बताइए, क्या गलवान का न्याय मिला? क्या अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को एंटी था वो फिर से स्थापित हुआ है? क्या हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल वहां गश्त लगा पा रहे हैं जहां अप्रैल 2020 से पहले लगा पाते थे? इन सब का जवाब प्रधानमंत्री लेकर आएंगे या नहीं आएंगे? दोस्त बदलते रहते हैं। फिर मैं देखिए, मैं कहूंगा कि श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का यह दौरा, चाहे वो जापान का हो, चाहे वो चीन का हो या कहीं और का हो, सफल नहीं, ये सफलतम है। और एक श्रेष्ठ राजनेता, एक विश्व नेता कैसे नेतृत्व प्रदान करता है, कैसे दहाड़ता है। अब उनकी चाल देखो, उनके बात करने का स्टाइल देखो,
उनके द्वारा रखे गए तथ्य देखो और उनके आकर्षण में पूरी दुनिया के तमाम बड़े देश उनके साथ जो खड़े हुए हैं वो देखिए। ये भारत की वैदेशिक नीति है और भारत की इस वैदेशिक नीति का जो बड़ी शक्तियां विरोध कर रही थी उनको समझ में आ गया होगा कि वो भारत 2014 के पहले वाला नहीं है जिसको डराओ धमकाओ और जबरदस्ती काम कराओ। अब ये डराता है नहीं और न डरता है, न दबाता है, न दबता है, न किसी को छेड़ता है और न किसी को छेड़ने देता है। ये मोदी का युवा भारत है। इसलिए अब अमेरिका को भी चाहिए अपनी बात को वो पुनर्विचार करें और स्थितियों को देखें। दुनिया के अन्य देशों की जो विचारधारा है उसको समझने का काम करना चाहिए। तो एक तरफ एससीओ समिट की तस्वीरें, उसका विश्लेषण हमने कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ अब अगर अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें तो आपने देखा कि बिहार क्योंकि चुनावों की दहलीज पर है, चुनावी साल है बिहार के लिए और यहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा और इसने जमकर राजनीति की। बिहार की राजनीति में एक और सियासी नौटंकी आज खत्म हो चुकी है, नाम वोटर अधिकार यात्रा। लेकिन असलियत में ये यात्रा वोट बैंक की राजनीति और नफरत फैलाने का मंच साबित हुई। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई कांग्रेस की ये यात्रा पटना में जाकर खत्म हुई और समापन के वक्त विपक्ष ने जो भाषा बोली उसने साफ कर दिया कि ये यात्रा लोकतंत्र की मजबूती के लिए नहीं है बल्कि लोकतंत्र को धमकाने के लिए थी। राहुल गांधी की अगुवाई में निकली कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा में महागठबंधन के लगभग सभी बड़े नेता शामिल हुए। पटना की सड़कों पर बड़ा प्रदर्शन हुआ। गांधी मैदान से लेकर अंबेडकर प्रतिमा तक ये यात्रा निकाली गई। दावा किया गया कि जनता को वोट के अधिकार के प्रति जागरूक किया जा रहा है, लेकिन असली चेहरा तब सामने आया जब मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव ने भाषण दिया। खड़गे ने खुलेआम पुलिस और प्रशासन को धमकी दी, अभी हमारी सरकार नहीं है लेकिन जब आएगी तब हिसाब लेंगे। क्या ये लोकतंत्र की भाषा है या फिर गुंडागर्दी? तय आप करिए। तेजस्वी यादव की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठ का डिस्ट्रीब्यूटर बताया गया उनकी तरफ से और कहा गया कि हमारी सरकार आई तो सबकी बेईमानी का हिसाब होगा। यानी साफ है कि ये यात्रा लोगों को जोड़ने की जगह विरोधियों को डराने, धमकाने और समाज को बांटने का मंच बन गई। बीजेपी ने इसे नाम दिया घुसपैठ बचाओ यात्रा, क्योंकि असली मकसद वोट के अधिकार के नाम पर घुसपैठियों और तुष्टीकरण की राजनीति को वैधता देना है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस अंदाज में नफरत उगल रहे थे उससे साफ है कि ये यात्रा बिहार की जनता की भलाई के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सत्ता की भूख, कुर्सी की चाहत और मोदी विरोधी एजेंडे को चलाने के लिए एक मकसद से निकाली गई थी। तो तस्वीर साफ है, वोटर अधिकार यात्रा जनता के अधिकार की नहीं विपक्ष की नकारात्मक राजनीति की यात्रा थी। ये लोकतंत्र की रक्षा का अभियान नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हमला था। कांग्रेस और महागठबंधन की यात्रा संदेश नहीं देती बल्कि धमकी देती है, जोड़ती नहीं बल्कि बांटती है और यही वजह है कि जनता अब इसे घुसपैठ बचाओ यात्रा कह रही है। इस पर किस तरीके से दिन भर राजनीति होती रही, बयानवीर कैसे बयान देते रहे, आइए आपके सामने रखते हैं चंद बयान। क्या प्रधानमंत्री जी वोट चोर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वोट चोरी कर रहे हैं। एक नया नारा चला है बिहार में, वोट चोर गद्दी छोड़। इसको प्ले कीजिए आप, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। वहां भी बोल रहे हैं लोग, चाइना में भी लोग बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, अमेरिका में भी बोल रहे हैं। ये बिहार में जो सरकार चल रही है ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है, बताइए अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान। जो वोट चोरी का मामला है, मोदी हमेशा चोरी करने की आदत रखते हैं। वोट चोरी वो करते हैं, पैसा चोरी करते हैं और जो जितने भी बैंक से चोरी करके लूट के बाहर जाते हैं उनको भी वो लोग संभालते हैं।
वहां आप अपनी प्रतिभा और क्षमता से आए हैं कि परिवार के कारण आए हैं, देश जानता है। इन कुर्सी पर बैठने के बाद तो कुछ आपका आचरण मर्यादित होगा। याद है ना, मोहब्बत की दुकान लेके चले थे अपनी यात्रा में, याद है कि भूल गए आप लोग? उस मोहब्बत की दुकान में कितना नफरत परोसा, ये भी आप जानते हैं। जरा भैया शांत रहिए, बड़ी कृपा होगी पीछे प्लीज। तो नफरत ही परोसे, अब आप एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात बोलते हैं। यह देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। इस देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी इज इररिस्पॉन्सिबल। और आज मैं इसका एक कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, क्योंकि यात्रा समाप्त हुई है इसलिए बताना जरूरी है। वैसे मामला एक मुझे और रोचक लगा। जो गाड़ी में घूमते हैं तो राहुल गांधी आगे, तेजस्वी पीछे, अखिलेश यादव भी पीछे। बीच में तेजस्वी जी की एक बहन रोहिणी जी दिखाई पड़ी थी उत्तर बिहार में कहीं पर। आज मैं खोज रहा था कि पटना के 2 सांसद हैं, एक मैं हूं और एक हमारी मीसा भारती जी हैं, लालू। तो ये अब जनता तय करेगी कि वाकई ये जो यात्रा निकाली गई वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के लिए निकाली गई थी, उसके लिए है, लोकतंत्र को बचाने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए है, या खुद की कुर्सी बचाने के लिए। चलिए, अब बचने बचाने की बात चली है तो ये तो राजनीति की बात हुई। असल में कौन कहां कैसे किसे बचा रहा है उसकी एक तस्वीर, बेहद खास तस्वीर आई। बड़ी खबर यह है कि पूर्वी हिमालय की बर्फीली चोटियों से खबर आ रही है, जहां अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के कॉमिंग सेक्टर में भारतीय सेना ने एक युद्धाभ्यास, युद्ध कौशल 3.0 यहां पर किया है। दुर्गम पहाड़, कठिन मौसम और 0 से नीचे का तापमान, इन सब के बीच सेना ने अपने जज्बे और तकनीकी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। इस अभ्यास को गजराज कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने प्रत्यक्ष रूप से देखा। अभ्यास के दौरान सेना ने दिखाया कि आधुनिक तकनीक से युद्ध का स्वरूप कितना बदल चुका है, यानी किस तरह से देश की सीमाओं को बचाया जा रहा है, सुरक्षित रखा जा रहा है, उसकी तस्वीर आज देखने को मिली। ड्रोन सर्विलांस से निगरानी, रियल टाइम टारगेट किस तरीके से सेट करना है, इसका एक्विजिशन, इसके अलावा प्रिसिशन जो स्ट्राइक्स होती हैं, लगातार जो स्ट्राइक्स है, प्रिसाइज इसे स्ट्राइक कहा जाता है, किस तरह से की जाती है, हर एक तस्वीर यहां पर सामने आई। हर कदम पर भारतीय सेना ने यह प्रमाणित किया कि वो भविष्य की जनरेशन वॉरफेयर के लिए पूरी तरह से तैयार है। और सबसे खास बात तो ये रही कि नई गठित अश्विनी पलटनों का पदार्पण। इन पलटनों ने पर्वतीय युद्ध कला का ऐसा प्रदर्शन किया जिसमें आधुनिक तकनीक और पुराने अनुभव का जबरदस्त संगम नजर आया। रणनीतिक तालमेल, तेजी और सटीकता, यही रही इन अश्विनी पलटनों की असली पहचान। युद्ध कौशल 3.0 ने सिर्फ सैनिकों की फिजिकल तैयारी ही नहीं बल्कि भारत के रक्षा उद्योग की मजबूती को भी सामने रखा। इस बार अभ्यास में देश में बनी तकनीक और हथियारों का उपयोग किया गया, यानी आत्मनिर्भर भारत के सपने को अब भारतीय सेना हकीकत में बदल रही है। ये केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि देश में जारी परिवर्तन के दशक का प्रतीक भी है। तो ये साफ है, चाहे ऊंचे पहाड़ हो या कठिन मौसम, भारतीय सेना हर परिस्थिति में तैयार है। सेना के जवानों का जज्बा, आधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, यही है भविष्य की जंग सबसे बड़ी भारत की ताकत। और चलिए, हमेशा की तरह जनमत के आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं और बारी वक्त आज की गुड न्यूज का। और वायदे के अनुरूप आज की गुड न्यूज एक बार फिर से बप्पा की एक नई तस्वीर से जुड़ी हुई। गुड न्यूज जुड़ी है गणेश महोत्सव से। ये तस्वीर जो अब हम आपके सामने रखने वाले हैं वो आ रही है भाग्यनगर से, जहां इस बार प्रतिष्ठित गणेश प्रतिमा अपनी 71वीं वर्षगांठ मना रही है। इस बार थीम रखी गई है विश्व शांति, यानी संदेश यही कि गणपति बप्पा
केवल एक शहर या देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खुशहाली और शांति के प्रतीक हैं। भाग्यनगर में गणेश जी की परंपरा, उनको इस महोत्सव को मनाने की परंपरा साल 1954 से चली आ रही है। उस समय स्वतंत्रता सेनानी शंकरैया ने सिर्फ 1 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की थी और आज वो 1 फुट ऊंची प्रतिमा 69 फीट की भव्य प्रतिमा बदल चुकी है। यानी 1 फीट से 69 फीट तक की भव्य, दिव्य, अलौकिक, अद्वितीय प्रतिमा, जिसे देखने के लिए यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये गणेश प्रतिमा हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करती है, आस्था का अनोखा केंद्र बन रही है। समिति ने भक्तों के लिए व्यापक व्यवस्थाएं कर रखी हैं ताकि हर श्रद्धालु का अनुभव सुचारू और आनंदमय रहे। गणेशोत्सव की इसी कड़ी में मुंबई के लालबाग के राजा की भी एक तस्वीर सामने आई है, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। लालबाग के राजा केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि सामूहिक आस्था और मुंबई की जीवंत संस्कृति का प्रतीक है। 1934 में पुतलाबाई चौल से शुरू हुई ये परंपरा आज तक कांबली परिवार की देखरेख में चल रही है। गणेश चतुर्थी इस साल 27 अगस्त से शुरू हुई और अनंत चतुर्दशी पर समाप्त हो जाएगी। भगवान गणेश को नई शुरुआत के देवता, बाधाओं के विनाशक और बुद्धि के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। भाग्यनगर की बात हो या फिर लालबाग की बात हो, गणेश मंडल हर साल इस आस्था को संस्कृति और भव्य रूप देते हैं और यही है हमारी परंपरा, यही है हमारी सांस्कृतिक विरासत, यही है हमारी शांति सद्भाव का संदेश कि मिलकर किस तरह से जब हम अपने पर्वों को मनाते हैं तो उसमें हम सीधे तौर पर अपनी हिंदू धर्म की उस समावेशिता की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं जो हमारे तन और मन में रची बसी है।